स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव पर। तो आज 2 दिनों के अंतराल के बाद में साइंस स्पेशल सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे बहुत ही हेल्पफुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो करना क्या है, इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है, कोशिश करते रहना है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें आपको 15 बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे। तो ये यूपी पैट और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की जो वस्तुएं होती हैं, निकट की वस्तुएं कैसी दिखाई पड़ती हैं? साफ। और दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो कैसी? धुंधली कह सकते हैं ना, वो साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं, है ना। दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला रहता है, क्योंकि बात आती है निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की साफ दिखाई पड़ेंगी और दूर की साफ नहीं दिखाई पड़ेंगी। इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें होता ये है कि जैसे निकट दृष्टि दोष है किसी को, तो उसका क्या होता है, आँख के लेंस की मोटाई जो होती है, जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है ना। आँख के लेंस की क्या होता है, मोटाई जो होती है बढ़ जाती है। अच्छा, मोटाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, वो घट जाती है। फोकस दूरी जो है वो घट जाती है ना। तो इसमें जो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसके लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा बी वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 या व्यक्ति की ऊंचाई की दुगुनी। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, इसकी ऊंचाई कुछ भी है, जैसे एच मान लो, आप 3 फीट 4 फीट भी मान सकते हैं। हालांकि 3-4 फीट ठीक नहीं रहेगा, 5 फीट 6 फीट भी मान सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लिया कि व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक है, और वो समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है। किसमें? समतल दर्पण में। तो अगर एच माना है हमने, ठीक है, तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, जो हाइट है वो होनी चाहिए h/2। मतलब व्यक्ति की हाइट की आधी हाइट का समतल दर्पण आपका होना चाहिए। तो क्या होगा, पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो विकल्प देख लेते हैं, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। तो ये वाला बी वाला विकल्प हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तब यह कैसा दिखाई पड़ता है? तो चलिए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक सेकंड रुकिए जरा। प्रश्न कह रहा है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तब वह दिखाई पड़ता है। ऑप्शन हमारा कह रहा है कि लाल, हरा, नीला, काला। ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न अभी एक दिन और आया था, शायद पहले वीडियो में ही आया था, जो साइंस का पहला वीडियो किया था, उसमें भी एक ऐसा ही प्रश्न आया था। तो देखिए आपको बताएं, होता क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु है उस पर जैसे दूसरा प्रकाश जब गुजारेंगे तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा, तो वो देखिए वो उस तरीके का दिखाई पड़ेगा जैसे जिस रंग को वो उत्सर्जित करेगा, है ना। जिस रंग को वह, कोई भी वस्तु है वो उसी रंग की तो दिखाई पड़ेगी जिस रंग की वो उत्सर्जित करेगी, है ना। तो होता क्या है, जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, यदि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी, ठीक है, यदि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो वो कैसी दिखाई पड़ेगी? काली तो दिखाई पड़ेगी, है ना। तो वो काली दिखाई पड़ेगी। तो इसमें कह गया रहा है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तब वह दिखाई पड़ता है। तो वो कैसा दिखाई पड़ता है? तब वो काला दिखाई पड़ेगा। कैसा? क्योंकि वो अवशोषित कर लेगा, रंगों को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा, है ना। लाल रंग को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा।
तो जो गुलाब कैसा दिखाई पड़ेगा, गुलाब दिखाई पड़ेगा काला। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमने आपको बताया था उस दिन भी कि कोई भी वस्तु होगी वो उसी रंग की दिखाई पड़ेगी जिस रंग को वह उत्सर्जित करेगी। ठीक है, अब रंग जो होता है वो रंग जो है ये लाल वाला ये हो जाएगा अवशोषित, तब फिर काला दिखाई पड़ेगा। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा है। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है, लाल प्रकाश की है कि नीला प्रकाश की है, हरा की है या पीला की है, किसकी सर्वाधिक ऊर्जा है। तो देखिए सर्वाधिक ऊर्जा की अगर इन विकल्पों में से बात करें, अगर इन विकल्पों में से बात करें तो विकल्पों में आपका हो जाएगा नीला प्रकाश, है ना। नीला प्रकाश की ऊर्जा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, हो सकता है नीला ना दिया हो, नीला ना दिया हो तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा होती है बैंगनी की। किसकी, बैंगनी की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आपकी रहेगी जामुनी की, किसकी, जामुनी की, बैंगनी की, जामुनी की, और आपका जैसे उसके बाद में आ जाएगा नीला। तो इसमें देखिए बैंगनी और जामुनी दिया नहीं था तो आपका नीला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नीला। अगर मान लीजिए यहाँ पे बैंगनी दिया होता तो बैंगनी सही होता, और नीले के बाद अगर बात करें तो नीले के बाद जैसे आपका हरा आ जाएगा, ठीक है, पीला आ जाएगा, और पीले के बाद नारंगी आ जाएगा। तो ये आपका जो है ये क्रम रहेगा। सर्वाधिक ऊर्जा आपकी बैंगनी की रहेगी, लेकिन विकल्पों के हिसाब से अगर चलें तो नीला प्रकाश सबसे सही जवाब आपका हो जाएगा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 5। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं। शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला, शीर्ष पर काला और भीतर की ओर सफ़ेद, शीर्ष पर लाल और भीतर की ओर काला, या इनमें से कोई नहीं। सूर्य छतरी की बात कर रहा है जो धूप में लेकर हम लोग निकला करते हैं बाहर, है ना। तो देखो होता क्या है कि जो छतरी है वो कैसी होनी चाहिए, जो छतरी है वो कैसी होनी चाहिए, ऊपर की ओर जो है सफ़ेद रंग होना चाहिए और नीचे की ओर जो है काला रंग होना चाहिए। क्यों, होता क्या है, जो सफ़ेद रंग होता है ना, जो सफ़ेद रंग होता है, जो सफ़ेद रंग होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है ना। तो परावर्तित कर देगा तो क्या होगा, धूप हम लोगों को ज़्यादा नहीं महसूस होगी। तो कैसी छतरी लेकर चलना है, शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला रंग वाली छतरी लेकर चलना है। तो आपका प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। देखिए गलत लिखा है अपवर्तनांक, ठीक है। ए विकल्प है वायु, जल, हीरा और कांच। देखिए अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है, किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा, उस माध्यम में प्रकाश जो होता है वो किस वेग से गति करेगा, है ना। यही तो ये इसका निर्धारण कैसे करते हैं, इसका निर्धारण ही तो अपवर्तनांक के द्वारा किया जाता है ना। इसका निर्धारण अपवर्तनांक के द्वारा ही किया जाता है कि जो प्रकाश का जो वेग है, जो प्रकाश है वो किस वेग से गति करेगा, ये अपवर्तनांक के द्वारा ही तो निर्धारित होता है। अब सबसे ज़्यादा किसका होगा, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा जब आपने परिभाषा समझी। अपवर्तनांक किसका अधिक है ये तो पूछ रहा है। तो देखिए वायु में क्या प्रकाश तेज गति करेगा, जल में, हीरा में या कांच में। तो जाहिर सी बात है हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प हो जाएगा सी, हीरा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश के बिखरने से, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो प्रकाश जो होता है, जो आकाश होता है वो आपका नीला कैसे दिखाई पड़ता है, जो हवा के कण होते हैं, ठीक है, हवा के कण होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो प्रकीर्णन नहीं लिखा है लेकिन प्रकाश के बिखरने से लिखा है, स्कैटरिंग है ना। तो देखिए प्रकाश के बिखरने से लिखा है, तो आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा बी वाला। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, प्रकाश के बिखरने से या प्रकीर्णन से, है ना।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। तो देखो होता क्या है, जो लाल रंग होता है उसका वेग क्या होता है, अधिक होता है ना। कैसा होता है, लाल रंग का वेग कैसा होता है, अधिक होता है। अब हमने उस दिन आपको बताया था इसकी तरंग दैर्ध्य, जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, वो भी अधिक होती है। ठीक है, कैसी होती है, अधिक होती है। और चलिए एक बात और कर लें, अगर आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति जो लाल रंग की होती है वो कैसी होती है, वो कम होती है। ठीक है, तो कितनी चीज़ें आपको समझ में आई कि लाल रंग का वेग कितना होता है, वेग लाल रंग का सर्वाधिक होता है, तरंग दैर्ध्य जो होती है इसकी लाल रंग की वो सर्वाधिक होती है, और आवृत्ति की अगर बात करें तो आवृत्ति कैसी होती है, आवृत्ति इसकी कम होती है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। तो सबसे तेज गमन कौन करेगा, इसमें लाल ही तो करेगा ना। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। जो मोटरसाइकिल में जो शीशा लगा होता है ना साइड में, जिससे पीछे की ट्रैफिक देखते हैं, तो वो कौन सा शीशा होता है, कौन सा दर्पण होता है। तो पहला विकल्प कह रहा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मोटरसाइकिल में जो साइड की चीज़ों को देखने के लिए जो शीशा लगा रहता है, शीशा क्या दर्पण ही कहें, है ना, क्योंकि प्रश्न में दर्पण है, तो देखिए उसमें होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दूरदृष्टि, एक सेकंड आपको बता दें, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। जो परछाई बनती है ना, ठीक है, वही पूछ रहा है। प्रकाश के एक पथ में डैश डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो पारदर्शी या पारभासी या प्रकाशमान या अपारदर्शी। तो देखिए छाया कब बनेगी, छाया कब बनेगी, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा ना, अपारदर्शी से। ठीक है ना, अपारदर्शी से टकराएगा तभी तो छाया का निर्माण होगा। पारदर्शी से अगर टकराएगा तो सीधा निकल जाएगा, है ना। तो इसमें सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा डी विकल्प आपका अपारदर्शी। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसमें आपका प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प हो जाएगा डी अपारदर्शी। तो प्रकाश के पथ में एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है, अगर पारदर्शी होगी तो प्रकाश सीधा निकल जाएगा, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक रंग हैं, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो कौन से हैं, लाल, हरा, नीला या इनमें से, सॉरी आदत अभी इतनी बन नहीं पाई है ना तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। देखिए प्राथमिक रंग की बात करें तो लाल, हरा, नीला या इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका आर जी बी। ये देखिए आर बी जी की अगर बात करें, ये देखिए रेड, ब्लू और कौन सा, आर बी जी, यस लिख गया था, आर बी जी और ग्रीन। ठीक है, ये तीनों ही प्राथमिक रंग है ना, ये तीनों ही प्राथमिक रंग है। देखिए ये इनमें से कोई नहीं वाला, ये देखिए गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर, ये इसकी जगह पर आप लिखना चाहिए उपरोक्त सभी, है ना। उपरोक्त सभी वाला जवाब जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल भी है, हरा भी है और नीला भी है। इसका डी विकल्प उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। ये देखिए यूपी पैट में आया था जब पहला एग्ज़ाम हुआ था 21 में, है ना। ये यूपी पैट में पूछा गया था बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। ये विवादित क्वेश्चन भी रहा था। देखिए स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। देखिए होता क्या है, आमतौर पे होता क्या है कि जब से स्विच ऑन किया,
है ना, स्विच ऑन किया, तब क्या होता है, तब सर्किट क्लोज हो जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है ना। जब स्विच ऑन करते हैं तब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, और स्विच ऑफ करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। यही तो आमतौर पर होता है ना। लेकिन हुआ क्या था, इसमें बोर्ड ने सबको नंबर दिया था, सबको एक एक नंबर बांट दिया था, बोले ले जाओ, क्योंकि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये विवादित रहा था, इसमें एक नंबर सबको मिला था। अब इसका आंसर जो मेरे हिसाब से होगा वो यही होगा कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, स्विच के चालू होने पर। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है। इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो जो बिजली के जो खंभों पर जो तार होते हैं वो इंसुलेटर से ही बांधे जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, खंभों में करंट नहीं उतरता है ना। अब देखते हैं क्रोमियम, पारा, लोहा या हीरा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है, माने कौन सा विद्युत ऊर्जा का कुचालक है। तो अगर कुचालक की बात करें तो देखिए इनमें से हीरा सही जवाब आपका हो जाएगा, डी विकल्प, हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हीरा क्या होता है, हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है ना, और ये विद्युत का कुचालक होता है ना। तो इनमें से इंसुलेटर कौन हो जाएगा, हीरा, या कुचालक की बात करें तो हीरा। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आपका डी विकल्प हो जाएगा, हीरा। देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिरोध जो रेसिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओम मीटर का, या वोल्ट मीटर का, या एमीटर का, या गैल्वेनोमीटर का, है ना। देखो गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, विद्युत परिपथ में ये क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। क्या बताता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है ना। कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर। अगर बात करें एमीटर की तो ये क्या है, ये विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा हो गया, एमीटर। वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो ये विभवांतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, विभवांतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बाकी लिख दिए थे, अब इसका लिखे देना, ये जो है विभवांतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। ओम मीटर बचा अब सिर्फ आपका, प्रतिरोध की बात कर रहा है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है, ओम होता है ना। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर परीक्षा हाल में बैठे हैं, बाकी की जानकारी नहीं है। तो आपका प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब जो हो जाएगा ओम मीटर, है ना। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, तथा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही पूछ दिए जाते हैं। ये देखिए अभी मान लीजिए आपसे विद्युत प्रतिरोध पूछा गया, हो सकता है परीक्षा में एमीटर पूछ दिया जाए या गैल्वेनोमीटर पूछ दिया जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी में, देखिए जो हम लोग बैटरी से इस्तेमाल करते हैं, है ना, डायरेक्ट बैटरी, तो उससे जैसे डीसी हम लोगों को मिलता है। और जो हम लोग विद्युत का उपयोग करते हैं, है ना, वो जो उसको एसी बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एसी। या अगर शुद्ध हिंदी में बात करें, ये एक व्यवहारिक पक्ष हो गया था, अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो एसी को क्या कहेंगे, एसी को कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा। और अगर डीसी की बात करें तो डीसी को क्या कहेंगे, दिष्ट धारा। जैसे डायरेक्ट बैटरी से जब हम कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं तो वो डीसी निकलता है ना, जब हम लोग उसमें क्या इन्वर्टर लगा देते हैं तब वो क्या करता है, तब वो एसी निकालने लगता है ना, तब वो प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है करंट को, है ना। वैसे वो क्या करता है, दिष्ट धारा, वैसे वो डीसी रहता है ना। जो बैटरी डायरेक्ट बैटरी से कोई भी उपकरण जोड़ते हैं तब वो उससे डीसी निकलता है। तो बात कह रहा है कि इसको कन्वर्ट कौन करता है। अब कन्वर्ट कौन करता है देख लेते हैं। रजिस्टर कन्वर्ट करता है,
या कंडेंसर या कैपेसिटर जो संधारित्र होता है वो कन्वर्ट करता है, या ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर। देखिए, अगर बात करें एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, या डीसी को एसी में या एसी को डीसी में, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। इसको दिष्टकारी भी बोलते हैं ना, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए और डीसी को एसी में बदलने के लिए। जैसे रेक्टिफायर का यूज़ जैसे हम लोग रेडियो में भी करते हैं, है ना, रेडियो हो गया, सिग्नल डिटेक्टर हो गया, है ना, इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसका? रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर क्या काम करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। इसको दिष्टकारी भी बोलते हैं, इसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो जो आपका प्रश्न संख्या 15 का सही विकल्प होगा वो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज ये थे आपके लिए 15 अति महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न। ये हमारा शायद साइंस का तीसरा सेट था। तो आज के जो प्रश्न लिए थे वो लिए थे भौतिक विज्ञान से, है ना। तो ये आपका अभी देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा, उसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाएंगे और फिर आपका फिर से स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर की क्लास, है ना। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि यूपी पैट और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितनी भी मदद हो सके वो हमारी तरफ से हो जाए, है ना। कोशिश यही रहेगी कि बेहतर से बेहतर आपको हम मटेरियल दे पाएँ, जो शिक्षण सामग्री होती है वो उपलब्ध करा पाएँ, जिससे कि आपको बेनिफिट हो, है ना। तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए, है ना, शेयर ज़रूर करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, पसंद ना आया हो तो कोई दबाव बिल्कुल नहीं है ना, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है ना। इसके लिए हम कोई भी दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।